बड़ी खबर आपको बता दें, आजम खान जेल से रिहा होने के बाद अपने गृह जनपद पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई तरह के सवालों के जवाब दिए। आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट को शुक्रिया भी कहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आजम खान 23 महीने जेल में रहने के बाद रिहा हुए, जिसके बाद आजम खान ने बसपा पर जाने के सवाल पर भी जवाब दिया और सुप्रीम कोर्ट का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया। ये बड़ी खबर इस समय आपको बता रहे हैं। आजम खान जहां पहुंचे और जेल से रिहा होने के बाद आजम खान ने बसपा में जाने के सवाल को लेकर तमाम तरह के उन्होंने जवाब दिए और उसके अलावा उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई तरह की बातें कही। अपने गृह जनपद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कई सवालों के जवाब भी दिए। तो 23 महीने जेल में रहने के बाद आजम खान जेल से रिहा हुए और जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने अपने गृह जनपद में बातचीत की मीडिया के साथ और प्रेस से रूबरू हुए हो। इस दौरान उन्होंने कई तरह के सवालों के जवाब दिए। उनके समर्थकों का तांता लगा रहा जब से वो जेल से रिहा हुए। उसके बाद से ही उनके जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो बड़ी संख्या में पहुंचे। बसपा में जाने के सवाल पर भी आजम खान ने अपना जवाब दिया और कई तरह की बातें उन्होंने कही। तो आजम खान क्योंकि लंबे समय तक जेल में रहे और उसके बाद जेल से रिहा होने के बाद आजम खान ने मीडिया से बातचीत की। अपने गृह जनपद में वो आए और वहां पहुंच करके उन्होंने बातचीत की। और फोन लाइन पर सीधे रुक करेंगे इस समय अजय सैनी, हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस समय जुड़ चुके हैं। अजय, आजम खान क्योंकि एक लंबे समय तक जेल में रहे और 23 महीने के लगभग जेल में रहने के बाद जब वो रिहा होते हैं तो गृह जनपद जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। क्या क्या मेन हाईलाइट्स थे, मुख्य पॉइंट्स थे जो उन्होंने कहे हैं? हाँ दिग्विजय, मैं आपको बता दूं कि परसों जो है 12 बजे उनकी रिहाई हुई थी, लेकिन होनी तो उनकी भी थी, उससे पहले दिन होनी थी रिहाई, लेकिन उनका फरमाना लेट आया था। लेकिन परसों उनकी रिहाई हुई थी 12 बजे और 12 बजे रिहाई होने के बाद उनके जो बेटे, जो पूर्व विधायक वार से हैं अब्दुल्ला आजम, और उनके बड़े बेटे अदीब आजम भी वहां पहुंचे और उनको लेकर वहां पर जो मुरादाबाद की जो सांसद है रुचि वीरा, वो भी पहुंचे और उनको लेकर वो गृह जनपद अपने रामपुर पहुंचे। और कल वहां पर जो है उनके समर्थकों का सैलाब देखने को मिला और इतना बड़ा सैलाब देखने को मिला कि उन्होंने ये कहा, कोई नहीं, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन मेरे जो समर्थक है आज भी वही समर्थक है, और भीड़ का सैलाब हुआ देखने को मिला। वही मैं आपको बता दूं दीजिए कि कल जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई मुद्दे उन्होंने उठाए। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोगों ने, कुछ मीडिया ने ये भी सवाल उठाया कि आप तो बड़े नेता है, तो उन्होंने ये भी कहा नहीं, हम तो छोटे से कार्यकर्ता हैं और बड़े नेता तो अखिलेश यादव हैं। दिग्विजय जी बिल्कुल। अजय, अगर हम बात करें अब, क्योंकि समाजवादी पार्टी में वो बड़े पद पर भी रहे हैं, लंबे समय तक जेल में रहे हैं, ऐसे में समाजवादी पार्टी के उनके जो कार्यकर्ता समर्थक है वो भी बड़ी संख्या में आए। तो पॉलिटिकली 2027 के लिए किस तरीके से हम इस पूरे घटनाक्रम को देख सकते हैं, खासतौर पर आजम खान की जेल से बाहर आ जाना, उसके बाद समाजवादी पार्टी का आगे का जो तैयारी रहने वाली उसको लेकर के कितना महत्वपूर्ण है? देखिए दिग्विजय, मैं आपको बता दूं कि 23 महीने, इससे पहले भी ये करीब 1 साल जेल में रह के आए थे दोनों, इनके पुत्र जो अब्दुल्ला आजम, और जो दोनों रह के आए थे, लेकिन बीच में इनकी जमानत हो गई और इनकी पत्नी भी यही थी। लेकिन अभी ये 23 महीने के बाद ये जेल से रिहा हुए हैं और समाजवादी के ये कद्दावर नेताओं में से कहने जाते, संस्थापकों में से, क्योंकि जो नेताजी थे उनके साथ के जो संस्थापक है, संस्थापकों से चलाए जाते हैं। और अगर 2027 की बात कही जाए तो उत्तर प्रदेश का एक मुस्लिम बड़ा चेहरा है। तो अभी कयास लगाया जा रहा है कि पार्टी के अंदर भी कलह चल रहा है, क्योंकि इसमें काफी, क्योंकि अभी जो 2024 के चुनाव हुए थे लोकसभा, तो उसमें काफी कलह देखने को मिला था। तो दिग्विजय, मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम चेहरा तो उत्तर प्रदेश के अंदर है ही, 2027 में मुस्लिमों को तो लवाएंगे ही। दिग्विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजय सैनी इस पूरी जानकारी के लिए। तो अजय सैनी हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस मामले में जानकारी दे रहे थे। आपको बयान सुनाते हैं आजम खान ने क्या कुछ कहा है मीडिया से रूबरू होते हुए, सुनिए। जी सर, बोलिए। ये नहीं, थोड़ा नीचे कर लो। अभी तो मुझे ये सोचने का मौका भी नहीं मिला है। टीवी 9 थोड़ा नीचे आया हूँ, नहीं आया, पहले 27 महीने जेल में रहा। अभी छोटा सा आदमी था, अकेला आ गया था। अब 4 महीने और कम रहे, 23 महीने रहा। छोटा सा आदमी हूँ, चलाया। ये क्या कर रहे हैं? कल से नहीं रखता
बात करो। भैया ये मोबाइल थोड़ा बोलो मत भाई सर इधर। सर कल से अब तक अखिलेश यादव से आपकी कोई बात हुई है? आपके पार्टी के लीडर हैं, आप जेल से बाहर आ गए हैं, उन्होंने वेलकम किया है, आपसे कोई बातचीत हुई है उनकी? बड़ी पार्टी के बड़े नेता हैं मेरे। काशीपुर से अगली बड़ी खबर इस समय सामने आ रही है, जहां पर अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है और इसको पुलिस ने नाकाम कर दिया है। लगातार काशीपुर में माहौल तनावपूर्ण बने हुए थे, जिस तरह की हिंसा वहां पर हुई, और इसके बाद जो अफवाह फैलाई गई थी, अफवाह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी, ये बात सामने आई है। पुलिस ने इस बात का खुलासा किया है। पुलिस कस्टडी में युवक की मौत की बात कही गई थी, लेकिन पुलिस ने एक्शन लिया और इसको पूरी तरह से नकार दिया। पुलिस लगातार उपद्रवियों की पहचान काशीपुर में कर रही है और अफवाह पर तुरंत पुलिस के द्वारा एक्शन लिया गया, जिसके बाद जो जिस युवक की मौत का ये दावा किया जा रहा था वो सुरक्षित निकला है। ये तमाम जानकारी पुलिस के द्वारा दी गई है। ये काशीपुर में अफवाह फैला करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी, उस पर पुलिस ने स्पष्टीकरण एक तरीके से दिया है और आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। लगातार काशीपुर में जब से उपद्रव का माहौल हुआ है, जब से हिंसा भड़की है, उसके बाद से लगातार पुलिस गश्त अभियान चला रही है और लगातार इस पूरे मामले में पुलिस के द्वारा चेकिंग अभियान वहां पर चलाया जा रहा है। तो काशीपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जिस युवक की मौत का दावा किया जा रहा था वो युवक सुरक्षित है, ये बात पुलिस के द्वारा कही गई है। मनोज कश्यप का रुख कर लेते हैं, फोन लाइन पर सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, काशीपुर में जिस तरह का माहौल देखने को मिला, तो पुलिस सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि सोशल मीडिया ही होता है, तो अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही थी, तो पुलिस इस पर खुलासा कर रही है। क्या कुछ अपडेट अभी तक इस पूरे मामले में काशीपुर को लेकर के है? बिल्कुल, देखिए दिग्विजय, आपने देखा होगा कि बीते 2 दिन पहले जो है एक जुलूस निकाला गया था, जिसमें यहाँ पे कहीं ना कहीं जो काशीपुर में एक हिंसा भड़क गई, तो यहाँ पे जो पुलिस जब जुलूस को रोकने के लिए पहुंची थी, पुलिस के ऊपर भी जो है जो वहाँ पे जुलूस निकालने वाले लोग थे, विशेष समुदाय के जो लोग थे, उनके द्वारा हमला किया गया था। हमले के बाद में यहाँ पे ये जो पूरा मामला था ये पूरे उत्तराखंड में फैल गया था, लेकिन उसके बाद जब यहाँ पे पुलिस एक्शन हुआ, पुलिस ने तमाम उन लोगों की गिरफ्तारी की जिन्होंने पुलिस के ऊपर हमला किया था, जो जुलूस में शामिल थे। हालांकि अभी भी जो पुलिस है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर निकल के काशीपुर से सामने आएगी। किसी व्यक्ति के द्वारा फिर से सोशल मीडिया पे एक अफवाह फैलाई गई, जिसमें छात्रों से ये कहा गया था कि पुलिस के द्वारा जिन लोगों को अरेस्ट किया गया था, कस्टडी में लिया गया था, उनमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिसके बाद वहां पे फिर से जो माहौल था वो इस तरीके का हो गया कि वहां पे दंगे होने की जो कोशिश थी वो वहां पे की गई। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंचे, पुलिस ने तमाम जो ऐसे लोग थे जो अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे थे उनको चेतावनी दी है। यहाँ पे स्वयं जो एसपी सिटी अभय सिंह है वो भी मौके पर पहुंचे हुए, उन्होंने साफ तौर से ऐसी चेतावनी लोगों को दी है कि यदि किसी के द्वारा काशीपुर का माहौल खराब करने की कोशिश की जाएगी तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि लगातार यूपी से लेकर उत्तराखंड तक इस तरीके के मामले निकल के सामने आ रहे हैं कि जब जो लोग है सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार जो आई लव मोहम्मद के जो नारे है, जो जुलूस है, वो निकाले जा रहे हैं। लगातार ही ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। हालांकि अभी बीती देर रात हरिद्वार से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई थी कि जब कुछ लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, वो वहां पे जुलूस निकालते हैं। हालांकि हिंदू संगठन के जो लोग थे उन्होंने चौकी घेराव भी किया और साफ तौर से इस बात को भी कहा है कि यदि बिना प्रोहिबिशन के ऐसे जुलूस निकाले जाएंगे तो पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की जाएगी, धरने पर बैठा जाएगा। यहाँ पे बड़े आंदोलन की चेतावनी भी हिंदू संगठन के लोगों ने दी है। लेकिन बड़ी बात इसमें यही है दिग्विजय की लगातार जो मामले वो ऐसे देखने के लिए मिल रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि उत्तराखंड में जिस तरीके का ये मामला चल रहा है, चाहे ये फिर बिना अनुमति के जुलूस का या फिर पुलिस के ऊपर हमले का हो, या फिर लगातार जिस तरीके से कुछ जिहादी मानसिकता के जो लोग हैं वो लगातार ऐसे जुलूस निकालकर नारेबाजी कर रहे हैं, जो उत्तराखंड देवभूमि जिसको कहा जाता है उसका यहाँ पे जो माहौल है वो खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कब तक इसको रोका जाएगा, पुलिस इस पर क्या कुछ कार्रवाई करेगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल उत्तराखंड का माहौल जो है कहीं ना कहीं बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा हो, चाहे वो पेपर लीक मामले को लेकर, क्योंकि जो बेरोजगार लोग हैं वो सड़कों पे कहीं ना कहीं आंदोलन कर रहे हैं पेपर लीक मामले में। क्योंकि यूपी पेपर एससी का जब पेपर हुआ था तो वो पेपर के जो कुछ पन्ने थे वो बाहर आ गए थे। हालांकि इस मामले को लेकर पुलिस ने उसमें जो मुख्य आरोपी था उसको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अभी भी कुछ संगठन में जो बेरोजगार लोग हैं वो सड़कों पर उतरकर नारेबाजी कर रहे हैं। देर रात तक भी यहाँ पे हंगामे किए जाते हैं। कहीं लेकिन जो ये नारेबाजी किए जाते हैं इनके बीच में कोई ऐसे लोग तो नहीं है जो पूरा माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे उत्तराखंड का, तो ये भी पुलिस को देने के भी ध्यान देना होगा। जी लिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इस पूरी जानकारी के लिए। तो मनोज हमारे संवाददाता इस पूरे मामले में हमें जानकारी दे रहे थे, आपको बयान सुनाते हैं, बयान क्या निकल करके सामने आया है? गलत तथ्यों के आधार पे एक भ्रामक सूचना फैला करके और बिना किसी अनुमति के इसी तरीके से एक कार्यक्रम करके और अराजकता फैलाने का प्रयास किया गया। उसमें न केवल आम लोगों के लिए बल्कि पुलिस के भी जीवन को जोखिम में डाला गया, सार्वजनिक संपत्तियों को ध्वस्त किया गया। उसमें पुलिस के द्वारा अभियोग पंजीकृत करके लगातार कार्रवाई की जा रही है। चूँकि यह कार्रवाई
हम इस चीज़ का जरूर ध्यान रख रहे हैं कि जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं, जो कि न्यूसेंस क्रिएट कर रहे थे, जो अराजकता फैला रहे थे, जो शांति को चुनौती दे रहे थे, हम उन्हीं को करें। और इसी क्रम में जब ये अराजक तत्व मनमानी करने में उस समय नहीं सफल हो पाए, तो इसमें से कुछ हैं इस तरह के अराजक तत्व जो कि जिनको शांति रास नहीं आ रही है, क्योंकि इसमें आम लोगों का भी सहयोग मिल रहा है और लोग बढ़ चढ़ कर के जो स्थानीय लोग हैं वो सहयोग कर रहे हैं कि पुलिस भी अच्छी कार्रवाई कर रही है कि जो लोग दोषी थे, पुलिस उनको वेरिफिकेशन करने के बाद सीसीटीवी वीडियो के माध्यम से उन्हीं पे कार्रवाई कर रही है। तो ऐसे ही अराजक तत्वों के द्वारा, जैसा कि अभी आपने एक सूचना दी कि कुछ रूमर फैलाया जा रहा है कि जो किसी बच्चे के संबंधित है, तो मैं आपके माध्यम से सभी को अवगत कराऊंगा कि ये अराजक तत्व हैं, ये कहीं न कहीं लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी कोई घटना नहीं है। मैं अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पे हूँ और मैं पुनः आपके माध्यम से इन लोगों को चेतावनी। वहीं ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रेड शो का उद्घाटन आज करने वाले हैं और उस ट्रेड शो में कई तरह के जो लोग हैं वो शामिल होंगे, ऐसी संभावना भी जताई जा रही है। तो ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आगाज होगा। पीएम नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। 80 से ज्यादा देशों के लोग इसमें भागीदारी करेंगे। लगभग 2400 से अधिक उत्पादों के यहां पर स्टॉल लगाए जाएंगे और 5 लाख से ज्यादा लोगों के आने का अनुमान इस पूरे ट्रेड शो के दौरान लगाया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में आज से ये यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन हो रहा है, जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे और 80 से ज्यादा देशों के लोग इसमें भागीदारी करेंगे, जिसमें 2400 से ज्यादा उत्पादों के स्टॉल यहां पर लगाए जाएंगे। वहीं लद्दाख हिंसा को लेकर के गृह मंत्रालय का एक बयान सामने आया है, जिसमें गृह मंत्रालय ने दावा किया है कि यहां पर हिंसा को भड़काने के लिए सोनम वांगचुक भी काफी हद तक जिम्मेदार हैं। लद्दाख में आपको बता दें कल हिंसा भड़की थी, जिसमें बीजेपी कार्यालय वहां पर जला दिया गया था और स्थितियां बेहद तनावपूर्ण लद्दाख में देखने को मिली थी। इसी बीच गृह मंत्रालय ने बयान जारी किया है कि इस पूरे घटनाक्रम में सोनम वांगचुक ने भीड़ को उकसाने का काम किया था। एमएचए की तरफ से यह बयान दिया गया है। इसके अलावा वहां पर लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी निगरानी, उनकी नजर लगातार बनी हुई है। साथ ही आपको यह बता दें कि भीड़ ने आगजनी यहां पर की थी, पुलिस पर हमला भी किया गया था। 30 से ज्यादा पुलिस और सीआरपीएफ के जवान जो यहां पर तैनात थे, इनको इसके बाद पुलिस को अपनी आत्मरक्षा में गोली भी चलानी पड़ी थी। तो लद्दाख में ये तमाम चीजें कल हुई थी, जिसके बाद एमएचए की तरफ से यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से बयान जारी किया गया, जिसमें यह कहा गया कि पुलिस को अपनी आत्मरक्षा में गोली वहां पर चलानी पड़ी है। लद्दाख हिंसा पर यह गृह मंत्रालय का बयान सामने आया है, जिसमें सोनम वांगचुक ने भीड़ को उकसाया, ऐसा एमएचए का कहना है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।